नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि मैं TRE 4 का ऑफलाइन क्लास शुरू किया हूं और सीटेट के साथ। तो मैं आज इस क्लास में रिवीजन करवाऊंगा, खासकर ऑफलाइन बच्चों के लिए। और ऑनलाइन बच्चों के लिए कह सकते हैं कि सिलेबस का ये पहला दिन है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास ही क्यों पढ़ना है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस जो है BPSC TRE 4 का जो सिलेबस है, समान अध्ययन 40 नंबर का है। समान अध्ययन कितना का है? 40 नंबर का है। ये समान अध्ययन सभी के लिए है, चाहे वो 1 to 5 का तैयारी करते हों, चाहे वो 6 to 8 का तैयारी करते हों, चाहे वो 9-10 का करते हों, चाहे वो +2 का करते हों। सभी के लिए ये 40 नंबर पढ़ना अनिवार्य है। इसी 40 नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। उसके बाद यदि 1 to 5 का बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग से लगभग 30 प्रश्न आते हैं। 6 to 8 9-10 का बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमको पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, थोड़ा सा बिहार भी पढ़ना है, और कह सकते हैं 6 महीना का करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो एक बड़ा सेक्शन होता है इतिहास। इतिहास में भी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आता है। तो आगे जो हम क्लास करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले इतिहास को समझना है कि इतिहास है क्या। सिनॉप्सिस ऑफ हिस्ट्री। इस क्लास में हम इतिहास का झलक देखेंगे, यानी कम समय में इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, क्यों पढ़ना है, इसका हमारे परीक्षा में कितना योगदान है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि इतिहास का परिभाषा क्या है, इतिहास है क्या। हालांकि इस एग्जाम में प्रश्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कम से कम हमें इतिहास का एक अच्छा सा परिभाषा आना चाहिए। भरत मुनि कहते हैं अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का मतलब वो बताते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। ये तो कोई नहीं जानता है कि इतिहास की घटना जो शुरू से घट रही है एग्जैक्ट किस टाइम हुआ। वो तो जब लेखन शैली आया तब हमें पता चलता है कि फलना ईस्वी में ये काम हुआ। लेकिन उससे पहले चले जाएं तो जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो कैसे पता चलेगा। तब हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। जैसे मान लिया जाए खुदाई में कहीं मनुष्य के कंकाल के बगल में कुत्ता का कंकाल मिल गया, तब अनुमान लगाते हैं कि पुराने ज़माने में मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। ये भी साक्ष्य मिला है। यदि कहीं पर जानवर के कंकाल के बगल में राख मिल जाए, जला हुआ लकड़ी का साक्ष्य मिल जाए, तब हम यह अनुमान लगाते हैं कि यहाँ आग लगी होगी और उसमें जानवर जल गया होगा। इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। अतीत की घटनाओं एवं उन घटनाओं का मानव जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों का क्रमबद्ध अध्ययन। देखिए, क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है अतीत की घटनाओं का वर्तमान से तुलनात्मक अध्ययन। अतीत की घटनाओं का वर्तमान से तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। तुलनात्मक ही क्यों? जरा इस पर ध्यान दीजिए। तुलनात्मक ही क्यों?
हम अभी जो क्लास कर रहे हैं या जो बच्चे TRE 1, 2, 3 में सक्सेस नहीं हुए, वो उनके लिए अतीत हो गई। और घटना हुआ कि वो पास नहीं कर पाए, तो वो अभी के तुलना में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या गलती हमने किया जो पास नहीं किया, और क्या अच्छा किया जिससे मुझे कुछ नंबर आ पाया। तो अब क्या करेंगे, वो अपनी अच्छाई को और इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, और जो खामियां हैं उसको दूर करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी करने से हमें यही फ़ायदा मिलता है। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है इतिहास का। क्या है? तो अतीत की घटनाओं का वर्तमान से तुलनात्मक अध्ययन। आखिर हम इतिहास क्यों पढ़ें? हम इतिहास क्यों पढ़ें? हमें खुद को दिखलाने के लिए भी हमें अपना इतिहास जानना होगा कि आखिर हम हैं कौन। मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, हम कहाँ रहते थे, आखिर हम पहले क्या थे। जब तक हम इस बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने बारे में दूसरों को क्या बता पाएंगे। तो हमें हर उस ऐतिहासिक पहलू को जानना होगा जो हमारा कभी इतिहास रह चुका है। तभी लोग मुझे उस नाम से जानेंगे, उस पृष्ठभूमि से जानेंगे। यदि हम शिक्षक हैं और अपने शैक्षणिक इतिहास को नहीं जान पाए, तो हम पब्लिक के सामने खुद को कैसे रख पाएंगे? पब्लिक हमें किस रूप में जानेंगे जब तक कि हम उन्हें अपना शैक्षणिक इतिहास ना बता पाए। तो इतिहास तो हर जगह है। जो पीछे घटनाएं हुई उनसे हम सीखते हैं कि वह घटना क्यों हुई थी, क्या कारण था, उसका परिणाम क्या हुआ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पहले हुआ, तो हम उसे अब क्यों पढ़ते हैं? उसका कारण को जानते हैं कि आखिर क्यों हुआ, और उसका दुष्परिणाम को जानते हैं कि क्या क्या हो गया। इसीलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का निर्माण हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होना शुरू हुई, शांति सम्मेलन शुरू हो गया, ताकि आगे कोई विश्व युद्ध नहीं हो। और देखिए हम कितने सीखने में सक्षम हैं, तत्पर हैं कि आज अभी तक कोई तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो प्रसिद्ध प्रोफेसर इतिहासकार रोमिला थापर जी बताते हैं कि अतीत से सीखो, वर्तमान में लागू करो, ताकि आपका भविष्य क्या हो, बेहतर व समृद्धशाली हो जाए। आप जो परीक्षा में फेल किए, उसमें हम सीखेंगे कि हमने कहाँ कहाँ कमियां की, और उसको हम वर्तमान में अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, सुधारेंगे, ताकि वह कमियां का पुनरावृत्ति ना हो। इससे हम परीक्षा को पास करेंगे और हमारा भविष्य क्या होगा, बेहतर होगा। अब हम चलते हैं इतिहास का विभाजन। देखिए यहां से प्रश्न आता है इतिहास का विभाजन से। सबसे पहले हम देखेंगे लिपि। लिपि क्या है? लिपि लेखन कला से संबंधित है। लिपि रहेगा तभी हम लिख पाएंगे। जैसे हमारा लिपि क्या है, देवनागरी है, रोमन लिपि भी होता है। तो जब तक लिखने की कला विकसित नहीं होगी, तब तक लिपि का अस्तित्व नहीं आएगा। या यूं कह सकते हैं कि लिपि रहेगा तभी हम लिख सकते हैं। तो जिस काल में लिपि नहीं मिला हो, अप्राप्त हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिपि मिला परंतु पढ़ा नहीं गया हो, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में लिपि मिला और पढ़ा भी गया हो, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो लिपि के आधार पर हम इतिहास के तीनों कालों को बांट सकते हैं। यदि लिपि नहीं मिला तो प्रागैतिहासिक काल, लिपि मिला और नहीं पढ़ा गया तो आदि ऐतिहासिक काल, और लिपि मिला और पढ़ा गया तो ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि लिपि, अब जब हम प्रागैतिहासिक काल का बात करते हैं, तो यदि लिपि नहीं था तो आखिर पता कैसे चला प्रागैतिहासिक काल के बारे में? तो जब लिपि नहीं था तो जो पुराना तत्व था,
पुराना पुराना जो वस्तु था उससे हमको पता चलता है। उसको हम कह सकते हैं क्या? तो पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है। गुफा चित्रकारी, मनुष्य पहले जिस गुफा में रहा करता था उसी गुफा के दीवार पर अपने दैनिक दिनचर्या को पेंटिंग के माध्यम से दर्शा दिया था। उससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल के समय वहाँ का जीवन यापन कैसा था। इसमें हम देखते हैं भीमबेटका जो स्थान है वह गुफा चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है। और यह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अब हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सा काल आता है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको हम समझें पाषाण से। पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पुराना पत्थर, बीच वाला पत्थर और नया पत्थर। पुराना पत्थर भारी हुआ करता था, उसका जो नुकीलापन था वो कम था, खुरदुरा टाइप का होता था। तो पहले के लोग वो भारी भारी पुराना पत्थर उठाकर जानवर का शिकार करते थे। कभी ऐसा हुआ होगा कि जानवर का शिकार करने के लिए जब मनुष्य भारी पत्थर से उसकी तरफ फेंका होगा तो कभी कभी वह पत्थर जानवर को लग गया होगा और कभी कभी नहीं भी लगा होगा। यदि लग गया होगा तो दो बात की संभावना है। यदि लग गया तो वह जानवर मर गया होगा, उसका शिकार करके मनुष्य अपना पेट भर लिया होगा। कभी कभी लगने के बाद भी जानवर नहीं मरा होगा तो जानवर भाग गया होगा। तो मनुष्य को लगने लगा कि इतना भारी पत्थर से भी मारते हैं फिर भी बच जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पत्थर में ही समस्या है। दूसरा स्थिति देखते हैं कि जब वह पत्थर जानवर को नहीं लगता होगा तो दो बात होता होगा। वह पत्थर डायरेक्ट ज़मीन पर जाके गिर जाता होगा या वह पत्थर उसी टाइप का एक भारी पत्थर से जाकर टकरा जाता होगा। जब वह पत्थर, भारी पत्थर किसी दूसरे भारी पत्थर से टकरा गया और चूँकि वह गति में फेंका गया था तो पत्थर के पत्थर टकराने से घर्षण उत्पन्न हुआ और चिंगारी आ गया होगा। बगल में मान लिया जाए सूखा पत्ती होगा किसी सिचुएशन में, उसमें आग लग गया। धीरे धीरे वहाँ जो पेड़ पौधे थे उसमें भी आग लग गया, जंगल में आग लग गया होगा। जानवर, कुछ जानवर जो नहीं भाग पाए होंगे वो उसमें जल गए होंगे, जलकर मर गए होंगे। तो यहाँ पर मनुष्य देखता है कि एक भारी पत्थर को दूसरे भारी पत्थर से टकराते हैं तो आग लग जाता है। आग लग जाने के बाद क्या होता है कि जंगली जानवर भाग जाते हैं और जो जंगल था वो साफ हो जाता है और आग में जले हुए, तो जो जानवर आग में जल गए होंगे जब मनुष्य उसे खाया होगा तो उसका मांस उसे स्वादिष्ट लगा होगा। तो समझ गया मनुष्य कि आग से हमें कितना फायदा है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण, बीच वाला पत्थर, यानी अब जो है पत्थर धीरे धीरे नुकीला होते जा रहा है। नव पाषाण, नया पत्थर, इसका मतलब हो गया कि यह मॉडर्न है, यानी जितना उस समय सुख सुविधा मिला सब इसी काल में मिला। तो नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ? नव पाषाण काल में जो पत्थर है वह अब नुकीला हो गया। जब जंगल में आग लग गई, धीरे धीरे देखा होगा कि जो फल खाया उसे जहाँ फेंक दिया, 5-6 महीना के बाद जब वह वापस आता है तो वह पौधा की शक्ल में ले लेता है। धीरे धीरे वह पेड़ बन जाता है और पेड़ से वही फल आ जाता है। तो सोचा मनुष्य की जो भोजन की तलाश में हम इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों ना हम यहीं रहकर अस्थायी रूप से इसी बीज से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फिर वही फल का निर्माण कर ले।
तो कृषि का आविष्कार हो गया। उसी तरह से पहिया का आविष्कार हो गया और वहीं पर उसे कुत्ता से रूबरू होना पड़ा होगा। वह देखा होगा कि जब यह जानवर भूखता है तो बहुत सारे जंगली जानवर भाग जाते हैं और यह कुत्ता उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा था। तो मनुष्य ने सोचा कि यह कुत्ता घर का रखवाली करने के लिए तथा फसल का रखवाली करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मनुष्य सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया। अब मनुष्य अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का विशेषता क्या क्या है? तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, पत्थर का नुकीला व धारदार होना, कृषि का आविष्कार, पहिया का आविष्कार और सबसे पहला पालतू पशु कौन? तो कुत्ता। हथियार, हथियार में क्या? तो हथियार में पहला हथियार हो गया मनुष्य का कुल्हाड़ी। ये सब नवपाषाण काल से संबंधित है। आगे हम आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अभी तक का, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। जब बात हम इतिहास का करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम पढ़ेंगे क्या, कहाँ का इतिहास? तो सबसे पहले हम भारत देश के रहने वाले हैं तो भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत कहाँ है? तो भारत एशिया महादेश में है। भारत कहाँ है? तो एशिया महादेश में है। अब महादेश कितने हैं? तो महादेश 7 हैं। महादेश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन है? तो एशिया और जस्ट बगल में यूरोप और थोड़ा सा नीचे अफ्रीका। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका एक साथ है। उसी के नीचे है ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर। ये यस टाइप का जो आप आकृति देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है। ये कह सकते हैं पूरे दुनिया को 2 भाग में बांट देता है। तो एक तरफ तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। इधर जाइएगा तो ऊपर में नॉर्थ अमेरिका और नीचे में साउथ अमेरिका। और ये वाला जो भाग है ये है अंटार्कटिका। ये 7 महादेश हो गया। महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। यदि इसको हम मोड़ दें दोनों तरफ से तो ये गोल हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर इधर भी है, इधर भी है। सबसे बड़ा महासागर यही है, प्रशांत महासागर। इंडिया के पास इंडियन महासागर, हिंद महासागर। ये डिवाइडर का काम कौन करता है? अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति कैसी है? तो यस है। प्रश्न आएगा कि अमेरिका और यूरोप को अलग करने वाला जलधारा क्या है? तो अटलांटिक महासागर है। विभाजक कौन है? तो अटलांटिक महासागर है। एक महासागर यहाँ है, आर्कटिक ओशियन। देखिए कन्फ्यूजन होता है, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश है, आर्कटिक ऊपर में है, अटलांटिक विभाजन का काम करता है। अब हम लोग चलेंगे ऐतिहासिक काल में। तो यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और भारत देश के आज़ाद होने तक का इतिहास है। ऐतिहासिक काल में हम 3 भाग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। चूँकि हम सबसे पहले भारत के बारे में जानेंगे इसलिए हम इसको कह सकते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है? 600 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी यानी 1300 साल तक का इतिहास पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में, मगध के बारे में देखेंगे, मौर्य वंश के बारे में देखेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे, गुप्त वंश देखेंगे, गुप्तोत्तर काल देखेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हमको पढ़ना है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी, 995 साल का इतिहास, जिसको हम 3 सेक्शन में देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। इसके बाद हमारा होता है आधुनिक इतिहास शुरू, 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी का इतिहास। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूरोपियों का आगमन, उसका क्रम क्या था। PDBDF, P से पुर्तगाल, D से डच, B से ब्रिटिश, D से डेनिश, F से फ्रांसीसी। शुरू में पुर्तगाली आया और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया। भारत में ब्रिटिश का विस्तार, बंगाल में ब्रिटिश कैसे फैला, अवध में कैसे फैला, मैसूर में कैसे फैला, पंजाब में कैसे फैला,
इसी तरह से हम ब्रिटिश का आर्थिक नीति के बारे में देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, धन के निकासी का सिद्धांत देखते हैं, 1857 का विद्रोह देखते हैं, अन्य विद्रोह देखते हैं जिसमें जनजातीय आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, किसान आंदोलन आता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या क्या आएगा, तो हिंदू धर्म के बारे में आएगा, राजा राम मोहन राय जी के बारे में देखेंगे, केशव चंद्र सेन देखेंगे, एम.जी. रानाडे, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, अलीगढ़ अहमदिया देवबंद आंदोलन के बारे में देखेंगे, पारसी धर्म सुधार आंदोलन के बारे में देखेंगे, निम्न जाति आंदोलन के बारे में देखेंगे, सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी मूवमेंट, बैकोम सत्याग्रह, कांग्रेस का पूर्व राजनीतिक संगठन देखेंगे, बंगाल में कैसा था, बॉम्बे में कैसा था, मद्रास में कैसा था, फिर उसका स्थापना देखेंगे, प्रमुख अधिवेशन देखेंगे, महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बारे में देखेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका 2 चरण है, उदारवादी और उग्रवादी। 1885 से 1905 का इतिहास, अब फिर हम देखेंगे 1905 से 1947 का इतिहास। इस द्वितीय चरण को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, एक तो 1905 से 1919 की घटनाएं और दूसरा गांधी युग 1920 से 1947। नेक्स्ट क्लास में हम यूरोपियों का भारत आगमन पर चर्चा करें। तो दोस्तों, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी यही चीज़ पढ़ाया था। तो जो भी ऑनलाइन बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया या जो भी आपको स्क्रीन पर मिल रहा है लिखा हुआ, इससे हम अगला दिन ऑफलाइन बैच में टेस्ट लेते हैं। तो यदि आप चाहेंगे कि आपके पास भी वह क्वेश्चन अवेलेबल हो तो आप कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा, हमें भी मौका मिलेगा, हम भी खुश होंगे कि चलो मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो इससे संबंधित प्रश्न को भी हम अगला दिन आपके सामने वीडियो में रखेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह क्लास, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब, आगे हम और सुधार करेंगे। ऐसे ऑफलाइन पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन में मैंने जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाया है ठीक उसी तरह मैं भी आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ अपनी बातों को विराम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका भविष्य सुनहरा हो, आप भी 2025 में रोजगार कर लें और भविष्य आपका सुनहरा हो। धन्यवाद।